नमस्कार। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC 2026 से जुड़े इस संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं राज्यसभा सांसद फौजिया खान जी। फौजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लिए, भारतीय संसद और सांसदों के लिए एक बहुत ही विशेष अवसर है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, चौथा अवसर है कि भारत को इस विशेष सम्मेलन की मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। आप एक माननीय सांसद के तौर पर कैसे देखती हैं इस आयोजन को? इस आयोजन को मैं बड़े गर्व से देखती हूं कि भारत इस तरह के सम्मेलन का आज होस्ट कर रहा है। ऐसे सम्मेलन को मैं बहुत गर्व से इसको देखती हूं और भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है कि हम लोग एक अच्छी डेमोक्रेसी रहे हैं शुरू से ही। तो आज एक सम्मेलन ऐसा होने जा रहा है जिसमें अधिकांश राष्ट्रकुल देशों ने विदेशी शासन की कड़वाहट का अनुभव लिया है और इसीलिए उनकी निष्पक्षता, न्याय और संसदीय लोकतंत्र के विषय पर इच्छाएं, भावनाएं निश्चित रूप से तीव्र होना स्वाभाविक है। भारत आज इसको होस्ट कर रहा है, ये मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। जी हाँ, जब पहली बार भारत ने इसकी मेज़बानी की थी इस वृहद सम्मेलन की 1970-71 में, तब से लेकर क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं? भारत की संसदीय प्रक्रिया की बात करें या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें, कितनी दूर हम निकल आए हैं इस यात्रा को साथ लेकर? जी, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया को, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है और बहुत प्राचीन कालों से हम इस लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से हम जुड़े हुए हैं। ये बात इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर लिच्छावी रिपब्लिक, गाना संघा तक जाती है और सदियों से ये पुरानी परंपरा भारत की रही है। 1950 में भारतीय संविधान के साथ आधुनिक लोकतंत्र की भी नींव मजबूत हुई है और आज भी जो आप बोल रहे हैं, पिछले सम्मेलन से लेके आज तक भी भारत का प्रयास यही रहा है कि हमारी जो विविधता है, जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, चुनौती है, हमारा मुक्त प्रेस है, हमारे नियमित चुनाव है, ये सब चीजों में हम कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये पूरे जग के सामने एक उदाहरण है। जी हाँ, और हम देखते हैं कि समय समय पर अलग अलग देशों के सांसदों के डेलीगेशन आते हैं, हमारी संसदीय कार्रवाई को देखते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं, आप लोगों से भी मिलना होता है, मुलाकात होती है। तो इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो इंटरैक्शन है, ये हमारा जो वैचारिक आदान प्रदान है और जिस तरह से मैंने कहा कि हम सब एक शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए भारत की इसमें बहुत मजबूत भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से लोग जब आते हैं या हम किसी डेलीगेशन के साथ हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें अपने परंपराओं की, हमें अपने जो भी हम अलग अलग स्कीम्स करते हैं, अलग अलग नए कदम उठाते हैं, वो शेयर करने में अभिमान महसूस होता है और इन शेयर्ड कल्चर की वजह से ही ये जग लोकतांत्रिक मूल्यों में आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, अगर बात करें 1970-71 में पहली बार जब भारत ने मेज़बानी की थी इस सम्मेलन की, तब से लेकर अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है तकनीक का, और AI भी अब जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और अगर बात करें इस बार के सम्मेलन के विषय की, तो AI और सोशल मीडिया के एकीकरण पर ये पूरा सम्मेलन केंद्रित होगा। जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि ये पूरा मिलेनियम, ये सदी हमारा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी का इसका एडवांसमेंट आज जग के सामने सबसे बड़ा विषय है। AI एक उभरता हुआ अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि ये पूरे जग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पूरा जग बदल रहा है और
जैसे बदल रहा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों पर अलग अलग सेक्शंस में इसमें नए नए चीजें हम देखने को हमको मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर हो, हर जगह एआई का आज यूज है, बहुत अच्छा यूज है, इससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये पूरे विश्व के सामने एक चुनौती भी है, उतनी ही बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया और एआई का एकीकरण अब अनिवार्य हो गया, अब इसके सिवा जिंदगी हो नहीं सकती है। और भारत के द्वारा इस पर चर्चा को प्राथमिकता देने का जो कदम उठाया गया है, ये बहुत सराहनीय है मुझे लगता है, क्योंकि आज के जमाने का ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, अगर बात करें जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजिशन में हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के लिए, वैसे ही संसदीय कार्रवाई में तकनीक का उपयोग करने में भी भारत अग्रणी नजर आता है। संसद में भाषणी के अंतर्गत प्रमुख एआई जो है वो चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं, जिसमें एआई आधारित अनुवाद है, पुराने बहस दस्तावेज़ों और एजेंडा फाइलों की बात करें, समिति बैठकों और अन्य संसदीय सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में निर्बाध अनुवाद हो। इसको लेकर भारत जो है पहले से ही संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत एआई का जो है इस्तेमाल कर रहा है। वो कितना महत्वपूर्ण? जी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके जितने अच्छाइयां हैं, एडवांटेजेस है, उतने ही चुनौतियां भी हैं। तो जब हम इसको जैसे हमारे जस्टिस सिस्टम में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब हम ला रहे हैं, तो हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि जितनी तेजी से ये, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से, यानी इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल बिविल्डरिंग पेस है इसकी। इंसान मनुष्य इसके साथ साथ कदम रखना आज बहुत मुश्किल है। तो उसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी है या जो ऐसे विषय है जिस पर हमें कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है, या कोई हमारे डिफेंस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या कहीं हमारा जो कुछ ट्रांसपेरेंसी है वो पार्लियामेंट के अंदर, संसदीय इसके अंदर रहने के बजाय अगर इसका हमको डर होता है कि कोई दूसरा देश या कोई दुश्मन देश इसके अंदर हमारे सब इंटरनल बातों को उन तक पहुंच जाए, तो ऐसे चीजों पे से भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। जी जी, आसानी के साथ साथ मुश्किल भी उतनी ही है। जी जी, लेकिन अनुवाद की बात करें, अलग अलग सांसदों को पुराने बहसों के दस्तावेज और एजेंडे की फाइल जो है चाहिए होती हैं अपनी भाषा में, तो वो काम एआई के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। एक तो अनुवाद बहुत सटीक होता है और बहुत समय पर हो जाता है, मतलब काफ़ी समय बचता है। इस दृष्टि से जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद के लिए अब जब हमारा भारत एक फेडरल नेशन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो जब एक सांसद अपनी भाषा में, मातृभाषा में या राज्य की भाषा में बात करता है और वो बात फौरन हमें वहीं पर दूसरी कोई भाषा में सुनने को मिलती है जो हम समझते हैं, तो इससे बहुत इंटरेक्शन आसान हो जाता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद जो स्पीड से हो रहा है, मुझे लगता है कि ये ऐसा लगता है कि एक तरह का जादू है, एक जादू नगरी है जिसमें हम पहुंच गए हैं। तो बहुत ही एडवांटेज है इस बात का। जी, इस बार के अगर सम्मेलन की बात करें, भारत एक बार फिर से मेजबान है और आप सब माननीय सांसद जो हैं इसमें सम्मिलित होने वाले हैं इस वृहद आयोजन में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि अलग अलग देशों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भारत आते रहे हैं और हमारी संसदीय कार्रवाई को देखते रहे हैं, लेकिन एक सम्मेलन के तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। क्या आप ये मानती हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सब सदस्य देशों के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करता है।
विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, जो आज क्रिटिकल मुद्दे हैं, बहुत सारे क्रिटिकल मुद्दे आज है हमारे सामने, जग के सामने, इस पर चर्चा करने के लिए अवसर है। स्थायी विकास को बढ़ावा देने की नीतियों को आकार देने के लिए एक अवसर है, अच्छी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, और सभी देशों को परस्पर लाभ पहुंचता है इसका। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में, सहयोग को मजबूत करने में, वैश्विक चुनौतियों की जो मैं बात कर रही थी वो ये इस तरह है, आज जैसे नए विषय है, जलवायु पर प्रदूषण है, परिवर्तन है, आतंकवाद है, बहुत भयानक आज चुनौती आतंकवाद की जग के सामने है, साइबर अपराध है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है पूरी दुनिया में, और विषय जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण है। खास तौर पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि आज के डेमोक्रेसीज के सामने राजनीति के साधन के रूप में धर्म का उपयोग, ये भी एक वैश्विक चुनौती है, जिसकी वजह से आज हमारे संसदीय मूल्यों पर एक आघात होने का डर है। तो इस तरह संसदीय नेतृत्व में निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देना, संसदीय लोकतंत्रों की ज्ञान और समझ को बढ़ावा करना, सदस्य देशों में संस्थाओं को विकसित और मजबूत करना, सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, ये सारे बातों का आज हमारे सामने अवसर है, और भारत इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले रहा है, ऐसा लगता है मुझे, ये सम्मेलन का आयोजन करके। अगर बात करें इस सम्मेलन की, तो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन हुआ करता है। एक लंबी परंपरा इस सम्मेलन की, और जो राष्ट्रमंडल देश हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी जो है दूसरे देशों का आधिपत्य जो है वो सहन किया है, और अब और यूएन चार्टर के मुताबिक वो आधिपत्य समाप्त हुआ था, और यूएन चार्टर जब बना था तो उसमें साफ तौर पर इंगित था कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा ना करे, आधिपत्य ना जमाए, उसकी संप्रभुता पर जो है प्रहार करने की, कुठाराघात करने की कोशिश ना करे। लेकिन अब नए सिनेरियो में, वैश्विक परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूएन चार्टर जो है वो पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। यह भी एक बड़ी चुनौती है राष्ट्रमंडल देशों और राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के सामने। तो ऐसे में इस चुनौती पर भी कुछ चर्चा होगी या होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आज तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने वेनेजुएला का है, जो यूएस एक्शन उस पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन और वेनेजुएलन कंसेंट के साथ ये जो सब हुआ है, मुझे लगता है कि ये इस यूएन चार्टर जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, इसको कमजोर कर रहा है। आज इस पर चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है, मुझे लगता है। और इस तरह का अगर जग में परिवर्तन होता है, इस तरह अगर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर प्रहार होता है, कहीं पर किसी भी देश के ऑटोनॉमी पर प्रहार होता है, तो ये सारे जग के लिए एक बहुत ही बुरा उदाहरण है, ऐसा मुझे लगता है, और इस पर चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। जी, और कभी किसी देश में अस्थिरता होती है या फिर वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा असर ऐसे घटनाक्रमों का महिलाओं पर होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी संसद काफ़ी कुछ कर रही है। एक विधेयक भी पारित हुआ जो कानून बन चुका है। अब महिलाओं की विधानसभा में और संसद में संख्या आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएगी। तो महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण को लेकर भी क्या आपको लगता है चर्चा की जानी चाहिए या चर्चा होगी सम्मेलन में? जी, मैंने अभी कहा है कि ये चुनौतियां हैं पूरे जग के सामने, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये आज भारत के लिए, हमने आज विधेयक तो पारित कर दिया है, लेकिन अब इसकी अमलबजावनी कब होगी, कब ये इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत बड़ा विषय हमारे सामने है। तो ये भी हमको जग को बताना होगा कि हम सिर्फ विधेयक पारित नहीं करते हैं, हम उस पर अमल भी करते हैं, और वो अमल जल्द से जल्द हो। इसके लिए तो हम जो पार्लियामेंटेरियंस है, हम तो पार्लियामेंट में इस पे आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन जागतिक स्तर पर भी इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक पूरे 50% महिलाओं को उतनी शक्ति नहीं मिल जाती है जितनी उनकी लोक संख्या है, तब तक इस जग में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलना मुश्किल है। तो इसलिए इस पर चर्चा होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं चर्चा के दौरान। वैश्विक परिस्थितियों को केंद्र में रखते हुए क्या राष्ट्रमंडल देशों के मध्य और राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के मध्य भागीदारी और ज्यादा मजबूत होने का समय आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। आज ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज, इट इज अ ग्लोबल विलेज। तो अगर दुनिया इतनी छोटी हो गई है और आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना हम लोगों को अब सेकंड्स में हम एक से दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, तो ऐसी जब स्पीडी दुनिया हो रही है तो ये देशों के बीच में भी उसी तरह का संपर्क और अंडरस्टैंडिंग, समझौते ये रहना जरूरी है। साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर कर सकते हैं, हमारी तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित कर सकते हैं और हमारी समावेशता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हम दिखा सकते हैं और दूसरे देशों के लिए हम एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं इसमें, क्योंकि भारत इसमें बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, और आपने जिस तरीके से आशा प्रदर्शित की है, इसी आशा की किरणें जो हैं और इसके आलोक में ही राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हो, उसमें आप सब सम्मिलित हों। समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। राज्यसभा सांसद फौजिया खान बता रही थी CSPOC 2026 सम्मेलन के संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण है। इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।